तो फ्रेंड, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमने 21 तक कवर कर चुके थे। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका 22 से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ए स्मॉलर एयर गैप इन पॉलीफेज इंडक्शन मोटर इज हेल्प टू, यानी जो स्टेटर होता है और रोटर होता है उसके बीच हम बहुत ही कम स्मॉल एयर गैप रखते हैं। एक तो मैकेनिकल क्लियरेंस के लिए रखा जाता है और दूसरा जो फ्लक्स है वो आराम से कट हो सके उसके लिए भी रखते हैं। और ज़्यादातर हम एयर गैप को ज़्यादा भी नहीं रखते हैं ना, इस चीज़ को हमें ध्यान देना होता है। अगर देखो एयर गैप ज़्यादा रखोगे, सपोज दैट अगर एयर गैप ज़्यादा रखोगे तो सिंपल सी बात है कि रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। फाई बराबर होता है आपका एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो एयर गैप बढ़ाने से रिलक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और रिलक्टेंस बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। यानी जो रिक्वायर्ड फ्लक्स है वो आपका कम हो जाएगा। अब ये जो फ्लक्स है भाई ये कम हो रहा है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट चाहिए। एक आपका वर्किंग करंट फ्लो होता है और एक हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होता है जो आपका फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तभी तो ये फ्लक्स बढ़ेगा ना, जो कम हो रहा है। क्योंकि आपने सबसे पहले क्या किया, आपने एयर गैप बढ़ा दिया। आपने भाई एयर गैप बढ़ा दिया तो रिलक्टेंस बढ़ जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा। जब फ्लक्स कम हो जाएगा तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अब जब मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो बहुत ही लार्ज एंगल से लैग करता है हमारा, क्योंकि इंडक्टिव करंट होता है ना, काफ़ी लार्ज एंगल से लैग करता है, जिससे हम बोल सकते हैं कि जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, बेकार होगा। ठीक है, ये चीज़ होता है यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि हम स्मॉलर एयर गैप क्यों रखते हैं, मतलब एयर गैप हम कम से कम क्यों रखते हैं भाई। हम एयर गैप कम से कम इसीलिए रखते हैं ताकि हमारा जो रिलक्टेंस है वो ज़्यादा कम से कम हो ना। एयर गैप कम होगा तो रिलक्टेंस भी कम होगा, और जब रिलक्टेंस कम होगा तो फाई ज़्यादा होगा, फाई ज़्यादा होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी भाई, कम से कम होगी। तो वही है रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलर एयर गैप लेके रखा गया है, और मैं यहाँ पे यहाँ पे ये बोला कि एयर गैप कम रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था एयर गैप अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक आपको पता चल गया होगा। तो एयर गैप हम लोग कम ही रखते हैं भाई, एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा ना। इंक्रीजिंग द एयर गैप स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, देखो यहाँ पे एयर गैप बढ़ा दिया गया है। तो जब एयर गैप बढ़ा दोगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगी। आई थिंक मैंने यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से बताया ही है। ठीक है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगी भाई, पावर फैक्टर कम हो जाएगा। तो आई थिंक सेम क्वेश्चन है, बस आपका कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इन एंड इंडक्शन मोटर एयर गैप अगर इंक्रीज कर दिया जाए, फिर से वही चीज़ दिया है। अरे यार एयर गैप फिर से इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, पावर फैक्टर रिड्यूस होगा। देखो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से बताया ही है, लार्ज एंगल से लैग करता है ना। मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस करंट होती है ना, तो लार्ज एंगल से एक तो रिएक्टेंस भी ज़्यादा होता है ना, 100 टाइम्स ज़्यादा होता है आपका रिएक्टेंस। इसीलिए कभी भी जो इंडक्शन मोटर होता है कभी भी आपका लैगिंग पे ही ऑपरेट होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पे ही ऑपरेट होता है। Which of the following parameter and induction motor influence the magnetizing reactance to the maximum extent, यानी मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को अगर हमें मैक्सिमम लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो मैग्नेटाइजिंग जो रिएक्टेंस होता है ये आपका यूनिवर्सली होता है आपका मैग्नेटाइजिंग करंट के। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लेके जाना है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस आपको यहाँ पे मैक्सिमम करना है, यानी मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या हो जाएगा भाई, कम से कम होगा। और मैग्नेटाइजिंग करंट जब कम होगा तो सिंपल सी बात है कि एयर गैप क्या होगा, एयर गैप क्या होगा भाई, कम से कम होगा, तभी तो फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट कम है ना तो एयर गैप कम है, सिंपल बात है। अगर एयर गैप बढ़ा दोगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो वही है रेडियल लेंथ ऑफ एयर गैप। अब यहाँ पे रेडियल लेंथ का मतलब ये होता है कि एक तो एयर गैप कम हो जाएगा ना, एक्सियल में क्या होता है कि लेंथ बढ़ जाता है ना, ये एक्सियल लेंथ होता है भाई, तो इसमें एयर गैप बढ़ जाएगा, और ये रेडियल होता है मतलब सीधा। ठीक है, सीधा में एयर गैप क्या होगा, ज़्यादा मतलब कम होगा, इसमें एयर गैप कम होगा और इसमें एयर गैप ज़्यादा होगा जो एक्सियल लेंथ होगा। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा ना। अब भाई एक्सियल में क्या होता है कि लेंथ ज़्यादा होती है ना तो एयर गैप का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा ना, रेडियल इसलिए यहाँ पे यूज़ करते हैं ना। इन इंडक्शन मोटर द एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी यूजली केप्ट एज लो सो एज टू, तो यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी अगर मान लो लो है
तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी कम होगा ना, एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी मान लो कम है तो यार क्या बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट भी कम होगा। तो इस कंडीशन में जो पावर फैक्टर होगा वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखो कैसे होगा, इंडक्शन मोटर में जो एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी है अगर यूजली केप्ट लो, ठीक है, एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी बी बराबर जो होता है 5/A होता है। मतलब लो होने का मतलब ये है ना कि एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी लो है। लो होने का मतलब कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है आपका, एक तरीके से बोल सकते हो कि एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि यार जो एयर गैप है ना ये लो रखा गया है, बस ये समझो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है ना, जेबी गुप्ता जान ही रहो, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से ना पढ़ो तो पता भी नहीं चलता है ना। तो आपको बस ये 2 वर्ड पकड़ो यहाँ पे, एयर गैप लो, सिंपल है ना। फ्लक्स डेंसिटी देखो कंफ्यूज मत करो, पूरा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो गए। एयर गैप भाई लो किया गया ना, तो एयर गैप लो करोगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी भाई, कम होगी। फ्लक्स की रिक्वायरमेंट कम से कम होगी। पावर फैक्टर क्या होगा, जब मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट कम होगी तो करंट लैग ही नहीं करेगा लार्ज एंगल से, तो पावर फैक्टर क्या होगा आपका अच्छा होगा, यानी पावर फैक्टर क्या होगा इंप्रूव होगा ना। इसलिए एयर गैप हम लोग कम से कम रखते हैं। जो लीकेज फ्लक्स होता है इंडक्शन मोटर में ये वो कौन सा होता है भाई, लीकेज फ्लक्स जो होता है एक तो फ्लक्स दैट लिंक स्टेटर वाइंडिंग या रोटर वाइंडिंग, मतलब जो लिंक करता है ना एनर्जी कंजर्वेशन में, जो आपका हेल्प करे, लिंक करेगा तभी तो हेल्प करेगा ना। स्टेटर वाइंडिंग में जो फ्लक्स होगा और रोटर वाइंडिंग में जो फ्लक्स होगा, बट नॉट बाथ, दोनों नहीं होगा भाई, इंडिविजुअल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है यार, स्टेटर में ही तो 3 फेज की सप्लाई देते हैं ना, और यहीं का इसी का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। रोटर में तो कोई फील्ड होता नहीं, वो तो खुद जाके यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होता है, तब उसके बाद जो है, यानी ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेटर का ही मेन फ्लक्स होता है ना। बाद में रोटर इंड्यूस होता है, करंट फ्लो होती है, तब फ्लक्स बनता है ना। तो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स सबसे पहले स्टेटर की बात आएगी, उसके बाद रोटर का तो मान लो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया फ्लक्स लिंक इन स्टेटर वाइंडिंग या रोटर वाइंडिंग बट नॉट बाथ, थोड़ा सा ये चीज़ है, बट नॉट बाथ इसका थोड़ा सा आइडिया नहीं है, लेकिन दोनों एनर्जी कंजर्वेशन में दोनों एक तो पूरा स्टेटर का इसको जाके लिंक करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा लीकेज आपका स्टेटर में ही चांसेस होता है क्योंकि एयर गैप जो होता है इसकी वजह से, और आपका रोटर में भी होता है भाई, कितना लोड है, कितना करंट की रिक्वायरमेंट हो रही है, उस हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, तो फ्लक्स लीकेज फ्लक्स आपका इंडक्शन दोनों में काम किया है, मतलब स्टेटर और रोटर दोनों में हम यहाँ पे देखेंगे। Which of the following statement about squirrel cage induction motor is incorrect? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को लेके यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सी वाला ऑप्शन गलत है भाई, हाई स्टार्टिंग टार्क कभी होता ही नहीं है स्क्वायरल केज वाले का, आपको पता होगा ना। क्योंकि देखो स्क्वायरल केज में क्या होता है ना, इसमें हाई लीकेज रिएक्टेंस कि मतलब इसमें जो होता है हाई लीकेज रिएक्टेंस होता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो टार्क होता है वो कम हो जाता है। और इसमें जो होता है स्क्वायरल केज वाले में जो आपका इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जो आपका कॉपर के जो बार होते हैं ना, इसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस भी आप ऐड नहीं कर सकते हो। रेजिस्टेंस ऐड करने का मतलब एक तो इंडक्टिव जो करंट होती है एक्स ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस है, यानी इंडक्टिव करंट ज़्यादा होती है 100 टाइम्स, तो इस चीज़ को जो है हम रेजिस्टेंस ऐड करके इसको बढ़ा लेते हैं, जिससे हमारा करंट जो है लार्ज एंगल से लैग नहीं करती है। और जो टार्क होता है E2 I2 और cos फाई पे डिपेंड करता है, cos फाई मतलब R/Z होता है। रेजिस्टेंस बढ़ा देने से भाई पावर फैक्टर बढ़ जाएगा और आपका टार्क बढ़ जाएगा, तो ये फैसिलिटी आपकी नहीं होती है स्क्वायरल केज वाले में। तो ये हाई स्टार्टिंग टार्क भाई नहीं होगा इसमें ना, और बाकी ये सब इसमें रिक्वायरमेंट होगा ना। तो ये देख लीजिएगा ऑलमोस्ट 90% होता है इसका एफिशिएंसी, और ये नो कम्यूटेटर या नो स्लिपरिंग भी यूज़ होता है। तो ये सब सिंपल चीज़ें, ये मतलब आप देख लीजिएगा ना, यहाँ पे जो इनकरेक्ट था मैंने आपको इनकरेक्ट बता दिया, और जो करेक्ट है उसको भी देख लीजिएगा ना, ये दोनों काम करिएगा आप, जो करेक्ट है उसको भी देखिएगा और जो इनकरेक्ट है तो मान लो लेके चलना ही है। तो ये लीकेज रिएक्टेंस काफ़ी कम हो जाता है भाई, ठीक है, नहीं हाई हो जाता है। लीकेज रिएक्टेंस होता है स्टार्टिंग टार्क जो होता है कम हो जाता है, क्योंकि लीकेज रिएक्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे स्क्वायरल केज वाले में, क्योंकि एक तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, काफ़ी गैप होता है ना, और फेज वाउंड वाले में काफ़ी ज़्यादा वाइंडिंग होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे लीकेज का चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और रेजिस्टेंस भी ऐड करने की फैसिलिटी होती है, दोनों वहाँ पे फैसिलिटी होती है। मेनली बस ये समझो वो तो टार्क को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब स्टार्टिंग टार्क को अचीव करने के लिए हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, लेकिन मेनली जो एक प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो टार्क जो होता है वो आपका मेनली लीकेज रिएक्टेंस पे ही काम करता है। लीकेज रिएक्टेंस जितना ही ज़्यादा होगा उस कंडीशन में क्या होगा, आपका एनर्जी कंजर्वेशन कम होगा, ठीक है, फ्लक्स कम से कम कटअप होगा, तो टार्क भी क्या होगा आपका कम से कम मिलेगा।
ये चीज़ है। ए फेज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर कैन बी डिस्कॉन्टिन्यूड फ्रॉम द स्क्वायरल केज इन इंडक्शन मोटर बाय द, तो ये होता है भाई, देखो यहाँ पे जो फेज वाउंड इंडक्शन मोटर होता है इसमें हम स्लिप रिंग यूज़ करते हैं, स्क्वायरल केज में हम स्लिप रिंग यूज़ नहीं करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस कैसे है ये हमें बताना है। तो फेज वाउंड वाले इंडक्शन मोटर में जो है यहाँ पे स्लिप रिंग यूज़ किया जाता है। स्लिप रिंग बनता किसका है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका बनता है फास्फर ब्रॉन्ज का। किसका बनता है भाई, फास्फर ब्रॉन्ज का बनता है। और स्क्वायरल केज में तो भाई स्लिप रिंग यूज़ होता नहीं है, तो मेनली स्लिप रिंग से यहाँ पे डिफरेंस होता है आपका ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मेनली स्लिप रिंग से यहाँ पे डिफरेंस होता है। फॉर इंडक्शन मोटर इज नॉर्मली, इंडक्शन मोटर इज नॉर्मली, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। स्टेटर वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं भाई एसी से, और रोटर वाइंडिंग को हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं किससे, इंड रिंग से ना। अगर स्क्वायरल केज की बात होगी तो इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट करेंगे, और आपका फेज वाउंड होगा तो वहाँ पे आपका ये फेज वाउंड वाले, यार देखो फिगर थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, फेज वाउंड वाले में यहाँ पे स्लिप रिंग होता है, यहाँ पे स्लिप रिंग होता है, और यहाँ पे ब्रशेज होते हैं, ठीक है। ब्रशेज के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड किया जाता है, और यही कनेक्शन होता है आपका यहाँ पे लाके, ठीक है। कुछ इस तरीके से कनेक्शन होता है आपका। तो यहाँ पे जो कनेक्शन, यहाँ पे स्लिप रिंग से शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब ये बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, और स्क्वायरल केज में इन रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट होता है। ये आपका कंस्ट्रक्शन से लेके एक छोटा सा फिगर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। 3 फेज 4 पोल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर 36 स्टेटर है और 26 रोटर के स्लॉट है। स्टेटर के 36 स्लॉट हैं, रोटर के 28 स्लॉट है। द नंबर ऑफ फेज इन रोटर, रोटर वाइंडिंग हमेशा यार 3 फेज की वाइंडिंग होती है ना, तो इसमें 2 फेज और 3 फेज होता है आपका इजली, तो ये 3 फेज वाइंडिंग होता है भाई। इसमें हमको बस नॉर्मली देख के बताना है। यहाँ पे देखो 3 फेज और 4 पोल स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर है, जिसमें 36 स्टेटर के स्लॉट हैं, 28 रोटर के स्लॉट है। नंबर ऑफ फेज बताना है रोटर का, तो भाई 3 फेज है तो 3 ही फेज होगा ना, सिंपल बात देख के बताना है। इसमें आपको कुछ सोचना और विचारना नहीं है, 3 फेज ही यूज़ करते हैं। द रोटर स्लॉट आर स्लाइटली स्क्यू इन स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर, देखो यहाँ पे रोटर के जो स्लॉट होते हैं, रोटर के जो स्लॉट होते हैं थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली स्क्यू मतलब तिरछा कर दिया जाता है। इसके रखने का बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। रोटर के स्लॉट जो होते हैं स्क्वायर के इंडक्शन में थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाता है, ताकि जो टार्क है वो हमारा यूनिफॉर्म टार्क मिल सके, यूनिफॉर्म टार्क मिल सके। मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो सके भाई, मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो सके। और यहाँ पे जो आवाज़ होता है जिसे हम हमिंग बोलते हैं, रनिंग कंडीशन में जो हमिंग होगा वो आपका कम हो जाएगा। तो ये 3 फ़ायदा होता है आपका। और बाकी एक चीज़ और होता है कि थोड़ा सा तिरछा रख देने से ना लेंथ बढ़ जाता है। तो लेंथ बढ़ने का मतलब कि R बराबर रो L बाई A से अगर लेंथ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भाई सिंपल सी बात है टार्क भी बढ़ जाएगा ना, करंट कम, ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर फैक्टर बढ़ेगा, करंट कम लार्ज एंगल से तो लैग करेगी नहीं भाई, ठीक है, कम एंगल से ही लैग करेगी, जिस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये टार्क भी क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा तिरछा हम इसीलिए रखते हैं ना कि मैग्नेटिक हमिंग जो है वो कम हो जाए और लॉकिंग की जो टेंडेंसिटी है वो कम हो जाए, बाकी आपका यूनिफॉर्म टार्क मिल सके, टार्क ज़्यादा मिल सके। ये सब भी इसके एडवांटेज के लिस्ट में आपके आते हैं ना। आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, स्क्यूइंग द रोटर 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस टू, वही आपका जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है उसमें जो हम स्क्यूइंग मतलब वही तिरछा स्लॉट हुआ या फिर जो बार होता है, कवर बार होता है, वो तिरछा क्यों रखते हैं ना, ये जो आपका है ये तिरछा क्यों रखा जाता है ऐसे। तो अभी जस्ट इस पे हम लोगों ने पूरा देखा भी था। तो ये नॉइज़ कम करने के लिए, स्टार्टिंग टार्क और पुल आउट टार्क, ये सब क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो रोटर के स्लॉट को हम लोग तिरछा करते हैं, ये आपका फ्लक्स जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम यूनिफॉर्म कर सकते हैं, स्लॉट का हार्मोनिक्स रिड्यूस कर सकते हैं, और यहाँ पे यूनिफॉर्म टार्क मिलेगा, और यहाँ पे जो है रिड्यूस स्टार्टिंग टार्क और पुल आउट टार्क जो होगा ये सब क्या होगा, रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। अभी पीछे मैंने सारी चीज़ बताया है। यहाँ पे स्टार्टिंग और पुल आउट टार्क जो होता है,
इस वैल्यू को कम कर सकते हो ना, कम से कम मतलब थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा होने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टार्क क्या होगा आपका थोड़ा इंक्रीज होगा ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे देखो क्वेश्चन वही है, सेम इसी से रिलेटेड ये भी है। इसमें देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रोटर के स्लॉट को हम लोग थोड़ा सा स्क्यू कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं। क्यों करते हैं भाई, इसमें क्या क्या स्टेटमेंट जो है वो आपके सही है। तो यहाँ पे देखो इंट्रोड्यूस द एडिशनल लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस होगा। लंबाई बढ़ेगी तो आपका लीकेज रिएक्टेंस बढ़ेगा ना, क्योंकि लंबाई बढ़ने का मतलब तिरछा जब आप रखोगे तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगी, तो लेंथ बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब इजीली समझ सकते हो कि लीकेज रिएक्टेंस थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। लेकिन एलिमिनेट द स्लॉट हार्मोनिक्स, ये आपका दोनों सही होगा। देखो यहाँ पे जो स्लॉट हार्मोनिक होता है इसको आप कैसे एलिमिनेट करोगे, जब रोटर को तिरछा करोगे तो इंडक्शन मोटर में जो फ्लक्स होगा वो आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, जिसके वजह से जो आपका स्लॉट हार्मोनिक्स का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्योंकि फ्लक्स हर जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपके स्लॉट हार्मोनिक्स के भी चांसेस क्या होंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। तो आगे चलते हैं हम लोग। Which one of the following statement is correct? Three-phase induction motor resultant flux is constant nature and is true. Three-phase induction motor में जो आपका resultant जो magnetic field होता है वो आपका 1.5 टाइम्स होता है मैक्सिमम वैल्यू का एनी फेज। 3 फेज होता है, तीनों फेज का 0.5 0.5 0.5 होता है, तीनों मिला के 1.5 टाइम्स जो होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है। The principle of operation three-phase induction motor is almost similar to, तो यहाँ पे देखो ये आपका होता है ट्रांसफार्मर विथ सॉर्टेड सेकेंडरी। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडक्शन मोटर होता है वो इसमें जो रोटर होता है एनआर की जो स्पीड होता है, स्टैंड स्टिल के कंडीशन में एनआर की स्पीड 0 होता है, और जैसे ही अगर आप यहाँ पे सप्लाई दोगे तो रोटेट फील्ड सेटअप होकर जाके इसको लिंक करेगा तो काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव मोशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्स लिंक होगा, यानी ईएमएफ काफ़ी ज़्यादा इंड्यूस होगा, करंट काफ़ी ज़्यादा फ्लो होगी। इस वजह से यहाँ पे सॉर्टेड सेकेंडरी की बात होती है ना। सॉर्टेड का मतलब यहाँ पे करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, क्योंकि स्टैंड स्टिल का कंडीशन है यार। सिंपल सी बात है, स्लिप जो होता है वो NS माइनस NR अपान NS होता है। ये स्पीड अगर 0 है रोटर की स्पीड तो यहाँ पे स्लिप क्या होगा 1 हो जाएगा ना। स्लिप का मतलब रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो स्टेटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है उसका और रोटर की जो स्पीड होती है उस पर होता है, उसके बीच को हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। और रिलेटिव मोशन मेनली जो होता है वो आपका d∅/dt होता है। तो अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स काफ़ी तेज़ी से रोटेट हो रहा है और कंडक्टर स्टैंड स्टील में है तो काफ़ी ज़्यादा लिंक करेगा ना, रिलेटिव मोशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा तो फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे करंट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे शॉर्टेड का यूज़ किया जाता है ना। शॉर्ट का मतलब करंट ज़्यादा, तो वही है ट्रांसफार्मर विथ शॉर्टेड सेकेंडरी। ये आपका इसी वर्ड मतलब ये जो शॉर्टेड सेकेंडरी का जो लैंग्वेज आता है वो आपका मेनली रोटर स्टैंड स्टील कंडीशन की वजह से ही आता है आपका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यहाँ से जो है यार एक चीज़ आपको बताना था। देखो यहाँ से जो है आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको देख लो, यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 टाइप का कंडीशन लेके हम लोग चलते हैं। जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो आपका होता है R2 1/s-1 होता है। लोड का जो रेजिस्टेंस होता है इतना आता है आपका। प्रूफ भी किया होगा आपने। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूफ कराना तो कोई मतलब होगा नहीं भाई। ठीक है, तो ये आपका निकल के आता है ना। अब यहाँ पे देखो पहला कंडीशन बनता है कि अगर हमारा इंडक्शन मोटर नो लोड पे हो, अगर हमारा इंडक्शन मोटर नो लोड पे हो तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी होती है वो कैसा बिहेव करेगा। तो कैसा बिहेव करेगा भाई, अगर इंडक्शन मोटर नो लोड पे है तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कैसा बिहेव करेगा। तो आओ चलो देख लेते हैं। नो लोड पे होने का मतलब सिंपल सी बात है कि जो रोटर की जो स्पीड होगी उस पर कोई लोड नहीं होगा तो वो क्या करेगा, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगा। अब सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगा तो स्लिप क्या हो जाएगा भाई, 0 होगा। स्लिप बराबर होता है आपका NS माइनस NR अपान NS होता है। अगर ये NR की स्पीड अगर NS के हो जाए बराबर तो NS माइनस NS कितना होगा, 0 हो जाएगा। और 0/NS यानी स्लिप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो जब स्लिप जीरो होगा तो रिलेटिव मोशन तो भाई एकदम खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म रिलेटिव मोशन की। यानी स्लिप बराबर अगर जीरो, अगर इस फार्मूले में R2 बराबर 1/, स्लिप की जगह जीरो रख लेते हैं, तो एक में जीरो का भाग दोगे तो क्या होगा भाई, इनफाइनाइट होगा। यानी यहाँ पे जो RL की वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी, आपका इनफाइनाइट आएगा। तो इनफाइनाइट कब होता है भाई, ओपन, जब कोई भी चीज़, कोई भी सर्किट जब ओपन होती है तो उसके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी होगी वो कैसा बिहेव करेगा भाई, ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी होगी वो कैसा बिहेव करेगा भाई, ओपन सर्किट। दूसरा कंडीशन आता है आपका यहाँ पे, अगर इंडक्शन मोटर मान लो स्टैंड स्टील का केस हो, स्टैंड स्टील का केस हो, तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी होती है वो कैसा बिहेव करेगा, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी होगी वो कैसा बिहेव करेगा। इसको देखो, स्टैंड स्टील का मतलब यहाँ पे एनआर की जो स्पीड है वो आपका हो जाएगा जीरो। तो एनआर की स्पीड जब जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे जो स्लिप होगा एनएस माइनस एनआर, अगर एनआर जीरो होगा तो ये एनएस कैंसिल आउट, यानी स्लिप कितना होगा आपका, एक होगा। अगर स्लिप का मान, अगर यहाँ फार्मूले में R2 स्लिप का मान अगर एक रख लो तो यहाँ पे कितना होगा, एक में से एक जा जीरो, एक में से एक जा एक में से एक जा जीरो हो जाएगा ना। RL की वैल्यू कितना आएगा आपके यहाँ पे, जीरो आएगा। जीरो कब होता है भाई, जब शॉर्ट सर्किट होगा, रेजिस्टेंस जीरो होगा ना, तो शॉर्ट सर्किट का कंडीशन आता है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगी। तीसरा कंडीशन आता है कि मान लो अगर इंडक्शन मोटर ऑन लोड, मतलब कुछ लोड है, तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी होगी वो कैसा बिहेव करेगा। तो इसको भी देख लो, अगर मान लो कुछ लोड है तो सिंपल बात है, कुछ लोड होगा तो एनआर की स्पीड कुछ ना कुछ होगी, स्लिप भी जो होगा कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो मान लो 960 RPM अगर स्पीड है, स्लिप जो है 0.3 है, तो यहाँ पे RL क्या होगा, RL भी कुछ ना कुछ होगा भाई। RL बराबर यहाँ पे R2 1 माइनस स्लिप का मान वहाँ पे 0.3 होगा -1, तो कुछ ना कुछ RL का मान आएगा ना, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। इस कंडीशन में RL का मान इनफाइनाइट आ रहा था, यहाँ पे RL का मान जीरो आ रहा था, यहाँ पे RL का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी होगी वो आपका वेरिएबल रेजिस्टिव लोड जैसे बिहेव करेगी ना, वेरिएबल रेजिस्टिव लोड जैसा बिहेव करे भाई। तो देखो यहाँ पे ये मैं बताता तो नहीं, लेकिन आपको यहाँ बता दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में भी बन सकता है, ठीक है। ये आपका एडवांस जब भी एग्ज़ाम दोगे, जैसे कि ये सब तो यहाँ पे इसरो में और काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल में UPSC में आपका यहाँ पे AUS यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ना, तो देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मे बी JB गुप्ता में नहीं मिलने वाला है। ये जो तीनों केस मैं यहाँ पे बताया हूँ, तो आई थिंक मे बी बनेगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा ना। तो 35 में यहाँ पे बी ऑप्शन सही था। 36 चलो देखना था हमें ना, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू, यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल होता है वो किसके सिमिलर होता है, तो सिंपल यार ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी होता है ना। अच्छा, इसी को अभी बता रहा था मैं ना, एनआर की स्पीड अगर जीरो होती है तो रिलेटिव मोशन ज़्यादा, करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा, तो ये होगा ना। तो आई थिंक आपको पता होगा। आगे यहाँ पे देखो, जो रोटर जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द रोटर स्टेटर रोटेटिंग फील्ड। स्टेटर रोटेटिंग फील्ड का अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो रोटर भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये कौन एक्सप्लेन करता है भाई, ये एक्सप्लेन करते हैं आपका लेंज लॉ। लेंज लॉ ही बताता है ना, क्योंकि अपोज यही करेगा तो ये जो रोटेशन की जो डायरेक्शन होती है वो भी यही डिसाइड करता है भाई, लेंज लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन में मेन आपका हेल्प लेंज लॉ ही करता है अगर देखा जाए तो पूरे सिस्टम में। बी जो होगा सही होगा। रिलेटिव स्पीड जो होती है बिटवीन द स्टेटर और रोटर फ्लक्स इज इक्वल टू द, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल स्लिप की बात हो रही है, यानी NS माइनस NR ये स्लिप होता है। तो यहाँ पे स्टेटर के जो फ्लक्स की स्पीड होती है वो NS होती है, रोटर के भी फ्लक्स की स्पीड जो होती है वो भी आपका NS होता है। तो जब दोनों NS हो गया तो NR की स्पीड क्या हो गया, NS हो गई। तो NS माइनस NS कितना होगा आपका, जीरो होगा, यानी स्लिप कितना हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्लिप तो नहीं पूछा गया है, अगर स्लिप पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाता, जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव स्पीड पूछा गया है, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी दोनों का सिंक्रोनस होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो,
यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है ना, बिटवीन स्टेटर और रोटर फ्लक्स इज इक्वल टू द, ये पूछ रहा है कि जो रिलेटिव स्पीड होगी स्टेटर के फ्लक्स का और रोटर के फ्लक्स का वो किसके इक्वल होगा। तो दोनों की स्पीड भाई क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड ही तो होगा ना, दोनों का स्पीड क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड होगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्लिप पूछता या दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड पूछता तो क्या हो जाता आपका, जीरो होता ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर इक्वल का वर्ड दिया है ना, इक्वल का मतलब ये पूछ रहा है कि किसके किसके इक्वल होगा, तो सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल होगा, लेकिन यही रिलेटिव मोशन जीरो होता है। एक छोटा सा और चीज़ यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे अगर मैं समझाना चाहूँ तो मान लो ये है आपका स्टेटर, इसमें थोड़ा सा बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको आपको थोड़ा बता ही दे रहा हूँ, मे भी कंफ्यूज होंगे, बहुत लोग हो जाते हैं इसमें। ये आपकी भाई 3 फेज की सप्लाई यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, और ये है आपका स्टेटर ना, और रोटर को हम अंदर बना लेते हैं, रोटर स्क्वायरल केस का ही रोटर है भाई, ये रोटर है। देखो कुछ है नहीं, थोड़ा सा बस आपको समझने की यहाँ पे थिंकिंग चाहिए। जैसे ही 3 फेज की आप यहाँ पे सप्लाई दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 फेज की वाइंडिंग होती है हमारे, ठीक है, यहाँ पे वाइंडिंग को तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, 3 फेज की वाइंडिंग होती है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है ना। तो उस फ्लक्स की जो स्पीड होती है, जो फ्लक्स की स्पीड होती है उसी की स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो फ्लक्स की स्पीड सिंक्रोनस होती है ना, लेकिन स्टेटर की स्पीड क्या होती है भाई, स्टेटर की जो स्पीड होती है वो होती है आपकी जीरो। स्टेटर तो मूव नहीं ना करता है, स्टेटर तो स्टैंड स्टिल होता है। स्टेटर में वाइंडिंग होता है, उस वाइंडिंग में जब करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ होगा, करंट फ्लो होगा, तो फ्लक्स सेटअप होगा। उस फ्लक्स की जो स्पीड होती है वो आपका होता है सिंक्रोनस, लेकिन जो स्टेटर की स्पीड होती है वो क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो ये स्टेटर की कहानी है। रोटर की कहानी देखो, अगर यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स जब होगा तो आके यहाँ पे रोटर में लिंक करेगा, और यहाँ पे जब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसकी सर्किट क्लोज होगी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा इस रोटर में भी। तो जब यहाँ पे भी करंट फ्लो होगा तो इसका भी क्या होगा, फ्लक्स बनेगा, तो इसका भी जो फ्लक्स होगा उसकी जो स्पीड होगी वो NS होगी ना, फ्लक्स की स्पीड क्या होगी, NS होगी। लेकिन रोटर क्या होगा, रोटर थोड़ा बहुत मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटर तो मूव नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे रोटर पे टार्क लगेगा, और उस रोटर का जो स्पीड होगा उसे हम लिखते हैं NR स्पीड, ठीक है। तो रोटर के फ्लक्स की स्पीड NS होती है और रोटर की जो स्पीड होती है वो NR होती है। रोटर कभी भी जो है आपका सिंक्रोनस, यानी ये NR की जो स्पीड है वो आपका जो स्टेटर का जो फ्लक्स होता है उसकी स्पीड सिंक्रोनस होती है, ये कभी भी NS स्पीड को कैच नहीं कर पाता है। अगर कैच करने की कोशिश भी करता है तो सपोज दैट NS माइनस NR अपान NS होगा। अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड को कैचअप करने की कोशिश कर भी लेता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा आपका जीरो, स्लिप जीरो होगा ना भाई। NR की स्पीड अगर NS के बराबर हो जाए तो NS माइनस NS यानी स्लिप क्या हो जाएगा, जीरो। स्लिप अगर जीरो होगा तो रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, जीरो। जब रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा तो जो L d∅ अपन dt होता है, रिलेटिव मोशन जीरो तो फ्लक्स लिंकेज जीरो, EMF जीरो, करंट जीरो, टार्क जीरो, ठीक है। यानी टार्क जीरो हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर डाउन हो जाएगा, ये चीज़ है। तो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को ये कैचअप नहीं कर पाता है। इसका मेन रीज़न यही है कि वो आपका क्या बोलते हैं यार, EMF टार्क जीरो हो जाएगा ना। और टार्क जीरो कैसे हुए मैंने बता दिया। तो आई थिंक इस चीज़ को समझिएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड दोनों के बीच का पूछा गया, ये किसके इक्वल होगा। अगर दोनों का डिफरेंस दे देता ना, अगर यहाँ पे डिफरेंस दे देता तो उस कंडीशन में जीरो आंसर होता। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के समझिएगा क्वेश्चन कैसे बन रहा है ना, जल्दीबाजी में ट्रिक करने की कोशिश मत करिएगा। स्टेटर का जो फ्लक्स होता है इंड्यूस EMF इन रोटर बार, रोटर बार में जो स्टेटर का जो फ्लक्स होता है EMF जो इंड्यूस होता है वो कैसा होता है भाई। तो सिंपल यार, मैग्नेट्यूड डिपेंड अपॉन द लोड ऑन द मोटर, ये डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे जो होता है, थोड़ा सा मैं अगर आपको इसी फिगर में समझाना चाहूँ, ये मान लो लोड है, यहाँ पे लोड हम देंगे, तो अगर मान लो लोड देंगे, लोड बढ़ा देंगे तो इस रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल बात है यार, जब हम लोड देंगे तो NR की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस फार्मूले से देखो यहाँ पे आगे माइनस है, NR की स्पीड जैसे ही कम होगी तो स्लिप क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। स्लिप बढ़ने का मतलब रिलेटिव मोशन बढ़ जाएगा, रिलेटिव मोशन बढ़ने का मतलब फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा, EMF इंड्यूस ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगी, टार्क क्या होगा, ज़्यादा लगेगा ना। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि जो स्टेटर का जो फ्लक्स EMF इंड्यूस हो रहा है, यानी जो टार्क लगेगा, यानी जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो लोड पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि लोड ही क्या करता है, लोड ही डालने पे जो होता है वो स्लिप डिफाइन होती है ना।
स्लिप डिफाइन होगी यानी रिलेटिव मोशन डिफाइन होगा। उस वजह से जब रिलेटिव मोशन डिफाइन होगा तो उस वजह से जो फ्लक्स लीकेज है वो डिफाइन होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डिफाइन होगा ना। तो आई थिंक्स आप समझ गए होंगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है मेनली वो आपके लोड पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि जब आप लोड डालोगे तभी तो एनआर की स्पीड डाउन होगी ना, और जितना डाउन होगा उतना स्लिप बढ़ेगा, और जितना स्लिप बढ़ेगा उतना रिलेटिव मोशन बढ़ेगा। तो आई थिंक्स फ्लक्स लिंकेज भी उतना ही बढ़ेगा। तो ये चीज़ समझ रहे होगे आप कंसेप्ट को। द रोटर सर्किट इंडक्शन मोटर अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन, अगर इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग कंडीशन में है तो रोटर की सर्किट कैसा होगा, तो यार ऑलवेज क्लोज ही होगा ना। अगर ऑपरेशन तभी होगा जब रोटर की सर्किट क्लोज हो। अगर हम मान लो क्लोज नहीं करेंगे तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं भाई, सिंपल बात है यार। ईएमएफ तो इंड्यूस होगा लेकिन करंट नहीं फ्लो होगा। जब करंट नहीं फ्लो होगा तो कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, जब कोई फ्लक्स नहीं बनेगा तो अपोजिंग टार्क भी आपका नहीं मिलेगा। तो ऑपरेटिंग कंडीशन में हमेशा क्लोज होता है ना। ओपन कर दोगे तो यार कोई आपका फ्लक्स होगा ही नहीं, क्योंकि इसका भी फ्लक्स होता है और इसका भी फ्लक्स होता है। एक दूसरे का अपोज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, टार्क आपका जनरेट होता है हमारा कहाँ पे, रोटर पे। तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझ रहे होगे, ज़्यादा इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ रोटर सर्किट इज ओपन। देखो यहाँ पे ये बोला है कि अगर ओपन हो जाए तो क्या होगा, सिंपल बात है, रन ही नहीं करेगा भाई। अगर ओपन होगा तो करंट रोटर में कहाँ फ्लो ही नहीं होगा। जब करंट ही नहीं फ्लो होगा तो फ्लक्स बनेगा ही नहीं, तो अपोजिशन होगा कहाँ से भाई। लेंज लॉ अपोज ही नहीं कर पाएगा उस चीज़ का, तो रन नहीं करेगा भाई। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देखो यार, अगला क्वेश्चन दिया इन एनी टू लीड फ्रॉम द स्लिप रिंग इंटरचेंज, मतलब स्लिप रिंग को चेंज किया जा रहा है यहाँ पे। 3 फेज इंडक्शन मोटर द मोटर विल बी, यार कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करना। फिगर यहाँ पे ये मान लो रोटर है, ये आपका सॉफ्ट है, यहीं पे स्लिप रिंग होता है भाई। 3 स्लिप रिंग यहाँ पे यूज़ किया जाता है आपका, और ये रेजिस्टेंस होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपका ऐसे कुछ कनेक्शन होता है, बस फिगर समझने की कोशिश करिएगा, बाकी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो यार कुछ इस तरीके से कनेक्शन होता है, क्योंकि स्लिप रिंग कहाँ पे यूज़ होगा, सिंपल बात है यार, फेज वाउंड वाले में ही स्लिप रिंग यूज़ होगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस है वहीं पे हम लोग कर सकते हैं। तो अगर स्लिप रिंग को बदलोगे यार तो कोई मतलब थोड़ी ना होगा, कोई सीक्वेंस। स्लिप रिंग क्या है, स्लिप रिंग मेनली एक आपका क्या कर रहा है, ये आपका एक तरीके से स्लिप रिंग जो है शाफ्ट पे लगा होता है, और ये जो है आपका रोटर एक सर्किट क्लोज करने का काम कर रहा है ना। यहाँ पे कार्बन ब्रशेज भी लगे होते हैं, ठीक है, कार्बन ब्रशेज भी लगे होते हैं। तो ये आपका एक मतलब मोशन पार्ट को और एक स्टेशनरी पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है, सिंपल अगर ये देखा जाए तो स्लिप रिंग बस आपका ये है। तो स्लिप रिंग को बदलने से यार कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। ये बोला है कि 2 लीड, अगर स्लिप रिंग के 2 लीड को बदल दिया जाए तो यहाँ पे अगर जो मोटर इंडक्शन मोटर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, कंटिन्यू रन करेगा भाई सेम डायरेक्शन में। एक चीज़ ध्यान दो, कंटिन्यू रन करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा भाई, सिंपल है यार। यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज आप दोगे, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर को जो आप क्या बोलते हैं यार, उसकी जब सप्लाई दोगे उसको रिवर्स कर दो ना। किसी RYB है तो किसी 2 फेज की लीड को क्या कर दो, बदल दो, ठीक है। सप्लाई मेंस के जो सप्लाई मेंस है 2 फेज की लीड को बदल दो। RYB है तो RBY कर लो, ठीक है। RYB है तो आप RBY कर लो ना, B को और Y को इंटरचेंज करो, इसकी जो रोटेशन ऑफ डायरेक्शन है वो बदल जाएगी। स्लिप रिंग बदलने से नहीं होगा भाई, ब्रश को भी बदलोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा चीज़ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है इस चीज़ में, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे 42 तक हो गया है, अब चलते हैं 43 पे। में देखो जो 2 सप्लाई टर्मिनल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर गेट इंटर, देखो यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे बोला है सप्लाई टर्मिनल के 2 फेज को बदल दिया जाए, और ड्यूरिंग द रिकनेक्ट आफ्टर नॉर्मल मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस करने के बाद इसे अपोजिट करें व्हेन द स्विच इज ऑन मोटर विल बी। तो कंफर्म है यार, ये क्या होगा आपका, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा ना। पहले अगर इसकी बात क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी तो यहाँ पे मेंटेनेंस करने के बाद ये बोला है कि जो 2 सप्लाई टर्मिनल है उसको क्या कर रहा है भाई, इंटरचेंज कर रहा है। तो पहले अगर क्लॉकवाइज है तो मेंटेनेंस करने के बाद अगर स्विच ऑन करोगे सप्लाई टर्मिनल को इंटरचेंज करके तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी ना, उसकी जो डायरेक्शन है रोटेशन की बदल जाएगी। अभी मैंने पीछे भी बताया ही था आपको कि कार्बन ब्रशेज हुआ, स्लिप रिंग, इन सबको लीड को चेंज करने से कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना फ़र्क आपका सप्लाई टर्मिनल से पड़ेगा ना। तो ये चीज़ था आपके यहाँ पे। द रिवर्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अचीव बाई,
यहाँ पे जो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो ये सप्लाई टर्मिनल को रिवर्स करते हैं, ये किसके हेल्प से करेंगे? मतलब यहाँ पे वही चीज़ है, डायरेक्शन की बात हो रही है ना, रिवर्स करना है यार, वही है इंटरचेंजिंग द टू ऑफ सप्लाई लाइन। 2 सप्लाई लाइन को आप यहाँ पे चेंज करके कर सकते हो। The rotor of induction motor rotate in the direction of the rotation of stator field in order to। तो ये आपका होगा पहला ऑप्शन सही होगा। ये सिंपल है ना, देखो स्टेटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, रोटर की भी सेम वही डायरेक्शन होती है, वही दिया गया है। जो रोटर होता है ऑफ इंडक्शन मोटर रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्टेटर फील्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग स्टेटर फील्ड एंड स्टेशनरी रोटर कंडक्टर। और ये देखो इंक्रीज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द, तो यहाँ पे देखो इंडक्शन जनरेटर हो जाएगा ना, अगर यहाँ पे इंक्रीज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग स्टेटर ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ देखो, रोटर ऑफ इंडक्शन में रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन स्टेटर इन ऑर्डर टू, तो यहाँ पे जो होता है ये बोल रहा है ना कि ये क्या बोलते हैं, रिड्यूस द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द, हाँ देखो यहाँ पे क्या है कि ये स्टेटर की स्पीड NS होती है और इसकी स्पीड NR होती है, लेकिन स्टैंड स्टिल के कंडीशन में जो होता है ये क्या होता है, स्लिप का मान यहाँ पे 1 होता है ना, और जैसे जैसे अगर ये रोटर थोड़ा सा स्पीड पिकअप करेगा तो स्लिप का मान क्या होता है भाई, कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज़ दिया गया है कि जो रोटर होता है इंडक्शन मोटर वो रोटेट तो करता है आपका स्टेटर फील्ड के साथ ही, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगा, तो रिड्यूस होगा ना, रिलेटिव स्पीड रिड्यूस होगा। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब यहाँ पे सिंपल बात है, स्लिप की बात कर रही है ना, तो यार जब रोटर जब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेगा तो स्लिप कम होगा, और जब स्लिप कम होगा तो रिलेटिव स्पीड भी क्या होगा आपका, कम होगा। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया ना, तो रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगा रोटेटिंग स्टेटर फील्ड और स्टेशनरी रोटर कंडक्टर के बीच, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड कम यानी एमएफ इंड्यूस कम, टार्क कम, करंट कम, ठीक है। तो ये चीज़ है। इंक्रीज द रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड इंक्रीज कब होगी भाई, जब आप इस पर लोड हैवी लोड डाल दो ना, लोड जब हैवी डाल दोगे तो स्लिप बराबर होता है NS माइनस NR, तो हैवी लोड डालोगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी, स्लिप बढ़ जाएगा। स्लिप बढ़ने का मतलब रिलेटिव स्पीड बढ़ गया, यानी लिंकिंग काफ़ी ज़्यादा होगा, टार्क ज़्यादा होगा। तो ये सिंपल आपका पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये अभी रोटर क्या हो चुका है, डायरेक्शन ऑफ रोटेट हो चुका है ना, उसकी स्पीड कुछ ना कुछ आ चुकी है। तो स्पीड जब आ चुकी है तो वहाँ सिंपल बात है कि स्लिप भी कुछ ना कुछ आ चुका होगा, यानी स्लिप क्या होगा, कम हो जाएगा ना। पहले वो क्या होगा, स्टार्टिंग के कंडीशन से 1 होगा, रनिंग के कंडीशन में स्लिप जो होगा वो आपका 0.3 होगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, नो लोड पे जो स्लिप होता है वो आपका 1% होता है, और फुल लोड पे स्लिप हम लोग लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सोचा मैंने बता दिया, दिमाग पे आ गया। तो नो लोड पे स्लिप 1% और फुल लोड पे स्लिप जो है 3% आपका लेके हम लोग चलते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, 46 तक हो गया। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर नेवर रन एट सिंक्रोनस स्पीड बिकॉज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटर रोटेटिंग फ्लक्स एंड रोटर विल बी। भाई कभी भी यार रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पकड़ेगी नहीं, पकड़ भी लेता है, रिलेटिव स्पीड 0, टार्क 0, एमएफ इंड्यूस 0, करंट 0, ये मैंने अभी पीछे ही बताया था ना। तो अगर पकड़ भी लेता है ना तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 0 होगा, टार्क 0 होगा ना। तो आई थिंक्स मैंने इसको अभी पीछे ही सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कभी भी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस नहीं हो पाएगी भाई, अगर होने की भी कोशिश करेगा स्लिप 0 होगा भाई, स्लिप 0 होगा, रिलेटिव मोशन 0 होगा, रिलेटिव मोशन 0 यानी फ्लक्स लिंकेज 0, फ्लक्स लिंक ही नहीं करेगा भाई। तो ये चीज़ होता है। तो भाई आपका स्लिप भी क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड भी 0 और टार्क भी 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया गया, द वोल्टेज एक्चुअली यूज फॉर सेटिंग अप द यूजफुल फ्लक्स इन द एयर गैप 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी एयर गैप में जो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एयर गैप में हम फ्लक्स ही यूज़ करते हैं। फ्लक्स बराबर होता है वोल्टेज अपन फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन से आपका ये फार्मूला निकल के आता है, ये मत पूछिएगा कि कहाँ से आता है। फ्रीक्वेंसी 5 मैक्स इंटू नंबर ऑफ टर्न, यहाँ से जो फ्लक्स होता है 5 मैक्स होता है, वो आपका EMF अपान फ्रीक्वेंसी, यही फार्मूला, यहीं का फार्मूला उठा के यहाँ पे आता है आपका ना। तो जो वोल्टेज एक्चुअली यूज़ किया जाता है ना, जो वोल्टेज एक्चुअली यूज़ किया जाता है सेट अप द यूजफुल ऑफ फ्लक्स, जो फ्लक्स बनाता है, ठीक है। वोल्टेज EMF इंड्यूस होगा तो
भाई जब EMF इंड्यूस होगा तभी तो करंट फ्लो होगी, तभी तो फ्लक्स बनेगा ना। तो वही है जो वोल्टेज एक्चुअली हम यूज़ करने वाले हैं, सेटिंग अप द यूजफुल फ्लक्स, जो फ्लक्स आपका यूजफुल होगा वो एयर गैप में जो होगा वो 3 फेज इंडक्शन मोटर में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो आपका सप्लाई वोल्टेज क्या होता है भाई, रेटेड होता है। तो ये भी रेटेड होता है, मीन्स फिक्स होता है ना, सप्लाई वोल्टेज फिक्स रखते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी, ये 5 भी फिक्स होता है। तो यही चीज़ है कि जो फ्लक्स होता है वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होता है। तो जो यूजफुल फ्लक्स सेटअप हो रहा है एयर गैप 3 फेज इंडक्शन मोटर में, वो आपका जो है वोल्टेज अपन फ्रीक्वेंसी के कुछ इस फॉर्म में डिपेंड करता है। जो आपका यूजफुल फ्लक्स होता है वो रेटेड होता है और कैन भी, ये आपका रेटेड वोल्टेज के इक्वल होता है ना। तो ये भी रेटेड होता है आपका, ये भी रेटेड होता है। सिंक्रोनस स्पीड जो होता है डिफाइन एट द स्पीड विच एट द, सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, तो ये होता है आपका स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है उसी की स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो स्टेटर में जो फील्ड रोटेट हो रहा है, यानी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है उसकी स्पीड सिंक्रोनस होती है। और रोटर में भी अगर यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, तो उसके कारण भी जो फ्लक्स इंड्यूस होता है उसका भी जो EMF होता है, करंट फ्लो होगा तो EMF इंड्यूस होगा, फ्लक्स बनेगा तो उसकी भी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस होती है, ठीक है। तो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट होता है उसकी स्पीड सिंक्रोनस होती है भाई, और रोटर का भी फील्ड होगा उसकी भी स्पीड सिंक्रोनस ही होती है। तो यहाँ पे रोटर का तो कुछ दिया नहीं गया है, रोटर रोटेट नो लोड, रोटर रोटेट फुल लोड, ये होगा नहीं भाई। रोटर दे यहाँ पे देना चाहिए रोटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट, तो वो भी आपका सिंक्रोनस हो जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबल जो स्पीड होती है 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रनिंग एट स्लिप इज 4%। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड हमें यहाँ पे बताना है स्लिप को लेके। तो देखो एक फार्मूला का मैं यूज़ करूँगा और उस फार्मूला को मैं अभी यहाँ पे प्रूफ कर दे रहा हूँ, फिर बाद में मत कहिएगा कि सर ये कैसे हुआ ना। ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसका हम यूज़ करेंगे इस फार्मूले का, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। और बाद में दोबारा मत पूछिएगा कि ये सर कैसे आया। ये स्लिप बराबर हमें ये तो पता ही है कि NS माइनस NR अपान NS होता है, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई, ये तो आपको पता भी होगा। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इसका, तो ये कुछ इस तरीके से होगा आपका स्लिप और NS, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने कर लिया तो कुछ इस फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे जो है ये जो NR की है ना, ये रोटर की स्पीड, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा NR पॉजिटिव होगा, और इधर NS बचा हुआ है आपका, और ये वाली जो क्वांटिटी है इसको इधर लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस S इंटू NS होगा। अब यहाँ से NS क्या है भाई, कॉमन ले लो, ये है और ये कॉमन ले लो, NS कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस S और ये हो जाएगा NR, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। तो इसी फार्मूले का ज़्यादा हम यूज़ करेंगे ना, तो ये कैसे प्रूफ है इस चीज़ को लिख लीजिएगा, क्योंकि हम इसी का बार बार यूज़ करेंगे। तो आगे मैं नहीं बताने वाला हूँ कि ये कैसे आया है, डायरेक्ट मैं यहाँ फार्मूला लिखूँगा और क्वेश्चन आपको कराऊँगा ना, तो बार बार इसको मुझे ना बताना पड़े, इसलिए आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो कैसे प्रूफ हो रहा है ना। तो चलो अभी इसको मैं मिटाता हूँ, डायरेक्ट अब फार्मूला यूज़ करूँगा मैं। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड आपको पूछी गई है। तो देखो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड यानी एक्चुअल रोटर की स्पीड यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि भाई रोटर की स्पीड कितना होगा। तो रोटर की स्पीड निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए भाई, हमें रोटर की स्पीड निकालने के लिए हमें एक तो सिंक्रोनस स्पीड चाहिए और स्लिप चाहिए। तो स्लिप तो हमें दिख ही रहा है भाई, 4% यहाँ पे स्लिप दे रखा है, तो स्लिप तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है। तो चलो स्लिप कितना रखना है, 4% रखना है। तो 4% का मतलब अगर नॉर्मल में बदलोगे तो 0.04 होगा ना भाई, 4% को अगर 100 से भाग दोगे तो 0.04 ही तो होगा ना, तो ये हो जाएगा -1, ये होगा। अब यहाँ पे देखो स्लिप तो आ गया, 1 माइनस एस भी होगा। अब हमें यहाँ पे NS निकालना होगा ना, NS चलो निकाल लेते हैं। NS कैसे निकलेगा भाई, NS निकालने के लिए हमें एक फार्मूला आता है 120 F/P होता है। यहाँ पे 120 रख लो, फ्रिक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज, देखो यहाँ पे दिया होगा, नहीं दिया तो 50 हर्ट्ज रख लो, 50 हर्ट्ज रख लो। और यहाँ पे पोल कितना होगा, देखो पोल भी नहीं दिया गया है ना, तो हम पोल कितना रखेंगे भाई। देखो हमारे पास कम से कम कितना पोल होता है, एक नॉर्थ होगा और एक हमारा साउथ होगा, तो कम से कम हमारे पास कितना पोल लेके चल सकते हैं, कम से कम 2 पोल लेके चल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक पोल लेके चलेंगे यार, एक पोल होगा ही नहीं भाई। नॉर्थ पोल जब भी मैग्नेट को कितना हो पार्टिकल में जब आप तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, तो वहाँ पे नॉर्थ भी पोल होगा और साउथ भी पोल होगा, मतलब 2 पोल होंगे ही होंगे ना। तो कम से कम आप 2 ले सकते हो ना, ऐसा नहीं कि आप 1 ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, 2 ले सकते हो। तो यहाँ पे कम से कम पोल हम कितना रख पाएंगे,
2 रख पाएंगे ना, तो ये एन एस की स्पीड निकल के आ जाएगी। इसको कैंसिल करिएगा, ये 60 होगा, 6 5 30 यानी 3000 के अप्रॉक्स ये आएगा एन एस। अब यहाँ पे एन एस आ गया भाई 3000। बस अब आपका काम बन गया है, यहाँ से कुछ नहीं करना है। 1 माइनस इसको घटाइएगा, तो घटाएंगे तो 0.06 होगा, 6 का यहाँ पे गुणा करेगा तो 36 यानी कुछ एन आर की स्पीड जो होगा वो आपका 36 यानी 2880 आरपीएम आएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो 1 माइनस इसको घटा के गुणा कर लीजिएगा, मोबाइल में आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका ए वाला जो आंसर होगा वो आपके यहाँ पे मतलब ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे और ध्यान दो, इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे स्लिप नहीं देता तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड कितना होता भाई, तो उस कंडीशन में 3000 स्पीड होती है ना। क्वेश्चन बनाने की टेक्निक है, बस ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर स्लिप नहीं देता ना तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ नहीं करते, बस डायरेक्ट यहीं पे उत्तर हो जाता है आपका। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे बन रहा है ना। तो आई थिंक से आपको ये पता हो गया। चलो आगे चलते हैं। 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज का इंडक्शन मोटर है जो आपका 5% स्लिप है। व्हाट इज़ द मोटर स्पीड, मोटर स्पीड कितना होगा, तो ये भी आपका इसी फार्मूले पे यूज़ करना है। या थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, 50 वाले को क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है। ये भी एन आर बराबर हो जाएगा एन एस 1 माइनस स्लिप। स्लिप कितना है भाई 5% है, तो स्लिप जो है 1 माइनस 0.05% ले लो और एन एस निकाल लीजिएगा। यहाँ पे एन एस निकालने के लिए 120 एफ अपन पी से एन एस निकाल लेना। 120 एफ का मान 50, पोल नंबर ऑफ पोल कितना है आपका 6 पोल रखा गया है, तो 6 दूनी 12 यानी ये हो जाएगा लगभग 1000। तो यहाँ पे 1000 आएगा, 1000। और इसको आप अब कैलकुलेट करिएगा, यहाँ पे जो है एन आर की स्पीड आपको निकल के आ जाएगी लगभग 950 आरपीएम। यहाँ पे आपको आ जाएगा ना 950 आरपीएम। आगे दिया गया है एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग द पर यूनिट स्लिप 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग का कंडीशन पूछा गया ना। स्टार्टिंग में भाई रोटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो स्लिप क्या होगा भाई एन एस माइनस एन आर अपान एन एस होता है। तो स्टार्टिंग में इसकी स्पीड होती है 0, तो 0 होगा तो ये क्या होगा एन एस इंटू एन एस कैंसिल, यानी स्लिप कितना हो जाएगा भाई 1 होगा। तो यहाँ पे स्लिप कितना होगा आपका 1 हो जाए। स्टार्टिंग के कंडीशन में स्लिप कितना होगा भाई 1 होगा। ये चीज़ हम यहाँ पे प्रूफ करना था। तो अगले यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बैलेंस 3 फेज इंडक्शन मोटर रन एट स्लिप एस if omega s is the speed of the synchronous speed, what is the relative speed between the stator mmf and rotor mmf। तो ये क्वेश्चन मैंने आप देखो अभी पीछे भी कई बार बोला यार कि जो स्टेटर का mmf होगा और रोटर का mmf होगा, दोनों की स्पीड क्या होगी भाई, दोनों की स्पीड सिंक्रोनस होगी ना। सिंपल बात है यार, दोनों की स्पीड क्या होगी सिंक्रोनस स्पीड होगी। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो वो क्या होगा आपका 0 होगा ना। ये चीज़ क्या होगा आपका 0 होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बैलेंस 3 वे इंडक्शन मोटर है जो आपका स्लिप है, ओमेगा जो है आपका ओमेगा सिंक्रोनस स्पीड है। रिलेटिव स्पीड बिटवीन द दोनों के बीच का यहाँ पे रिलेटिव स्पीड पूछा गया था। स्टेटर का जो एमएमएफ है और रोटर का जो एमएमएफ है उसके बीच। तो स्टेटर का एमएमएफ कितना होगा भाई, उसका स्पीड सिंक्रोनस होगा और रोटर का भी जो स्पीड होगा वो एनएस के ही बराबर होगा। तो ये स्लिप यहाँ पे क्या हो जाएगा एन आर जो है एन एस के इक्वल होगा। तो एन एस माइनस एन एस इजकल टू 0 यानी स्लिप कितना होगा आपका 0 होगा। ये क्वेश्चन देखो, ये मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो दिया गया है 3 फेज 440 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रनिंग एट स्लिप 5%, द स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझो। देखो 3 फेज 440 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है जो आपका रन कर रहा है। स्लिप कितना है 5%। पहला क्वेश्चन है कि जो स्लिप स्पीड होगी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का वो आपको बताना है रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड, यानी रोटर मैग्नेटिक फील्ड की भी स्पीड सिंक्रोनस होगी और स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की भी स्पीड सिंक्रोनस होगी। तो पहला हमें यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड निकालना है और दूसरा यहाँ पे निकालना है एंड स्पीड ऑफ रोटर, रोटर की स्पीड निकालना है हमें कि रोटर की स्पीड कितना तेज घूमेगा रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड होगा आपका सिंक्रोनस और रोटर का जो स्पीड होगा वो एन आर होगा। तो यहाँ पे हमें जो है
एन आर माइनस एन एस भी निकालना है ना, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो आई थिंक 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एकदम दिमाग खोल के पढ़िएगा। देखो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम स्पीड से रोटेट करेगा, मीन्स सिंक्रोनस स्पीड से ना। तो इनके बीच का जो क्या बोलते हैं, इनके बीच का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा भाई। ठीक है यार, दोनों स्पीड क्या है, एन है, दोनों की स्पीड एन एस होगी, तो यहाँ पे स्लिप कितना होगा, 0 होगा। स्लिप 0 होने का मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 0 होगा ना। तो दोनों की स्पीड क्या होगा, 0, क्योंकि पहला क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जा रहा है कि द स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब स्पीड पूछा जा रहा है आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड, दोनों की स्पीड क्या होगी, सिंक्रोनस होगी। एन एस दोनों होगा, तो एन एस माइनस एन एस कितना होगा भाई, 0, यानी जो आपका रिलेटिव स्पीड कितना होगा, 0 होगा। तो पहला यहाँ पे आंसर आपका 53 का निकल के आएगा 0, ये वाला ही ऑप्शन सही है, तो 0 होगा। ठीक है, यहाँ से ही पहला क्वेश्चन बन रहा है। देखो स्पीड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड ना, यहाँ से पहला क्वेश्चन बन रहा है। एंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, जो स्पीड होगा रोटर का रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो एन आर होगा उसकी स्पीड एन एस के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे बताना है। तो पहला आंसर तो हमने बता लिया, दूसरा चलो आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे रोटर की स्पीड हमें निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पे रोटर की स्पीड निकालना पड़ेगा। तो रोटर की स्पीड का फार्मूला वही है आपका 1 माइनस ऐसे, यही फार्मूला यूज़ करके निकालेंगे रोटर की स्पीड। तो हमें एन एस भी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना होगा। एन एस निकाल लेते हैं पहले, 120 F/P। फ्रीक्वेंसी कितना लेना है हमें, 50 हर्ट्ज। पोल कितना लेना है भाई, 6 पोल लेना है, तो 6 ले लो, 6 12, यानी ये हो जाएगा। एन एस कितना होगा आपका, 1000 आएगा। ठीक है, तो एन एस आपका कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे 1000 आ रहा है, और 1 माइनस स्लिप कितना है भाई, 5% है, तो 0.05% आप स्लिप ले लो, और एन आर की स्पीड आप यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करिएगा, तो 950 आरपीएम आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पे रोटर की स्पीड कितना है भाई, 950 आरपीएम है, और सिंक्रोनस स्पीड कितना है, 1000 ना। तो यहाँ पे देखो स्पीड पूछा गया है रोटर का रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। तो रिस्पेक्ट का मतलब कि स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाद में आएगा ना, क्योंकि स्पीड ऑफ रोटर की स्पीड कितना होगा भाई, तो ये आपका एन आर माइनस एन एस पूछा जा रहा है ना। आप गलती से एन एस माइनस एन आर मत कर दीजिएगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्पीड होगी रोटर की हमें बताना है किसके रिस्पेक्ट में, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो जो स्पीड होगी रोटर का विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, यानी एन आर माइनस एन एस करना है भाई, ये चीज़ दिमाग खोल के रखिएगा। एन आर का मान कितना है, 950, और एन एस का मान कितना है, 1000। ठीक है, तो ये कितना आएगा, -50 आरपीएम आएगा। ठीक ना, अगर यही अपोजिट कर दोगे, एन एस माइनस एन आर कर दोगे, तो फिर 1000 माइनस 950 करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, +50 आरपीएम, जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका ये पूछा ही नहीं गया। ये पूछ रहा है कि जो स्पीड होगी रोटर की विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में बताना है हमें, यानी एन आर की स्पीड बताना है किसके रिस्पेक्ट में, एन एस के। तो एन आर माइनस एन एस होगा ना, इस चीज़ को एकदम दिमाग खोल के रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ में कन्फ्यूजन मत होइएगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन आपका ये जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और बहुत लोग यहाँ पे एन एस माइनस एन आर करके गलती करेंगे, तो आपको ये गलती नहीं करना है। इसलिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप इस चीज़ को गलती ना करो। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि यार देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ढंग से देखिएगा। ठीक है, बाकी जो नहीं होता है वो तो मैं कहाँ बोलता भी नहीं हूँ उतना, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होता है कि इन फ्यूचर या कभी भी उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो काफ़ी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि अच्छे से बताया जाए। और ये भी क्वेश्चन जो है आपके कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ना, 54, ये आपका बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। आई थिंक कम से कम मुझे जहाँ तक आइडिया है कि 5 से 6 से ऊपर ही एग्ज़ाम में ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका कई सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले हम लोग। हाँ देखो, 8 पोल का अल्टरनेटर है जो आपका 750 आरपीएम पे रन कर रहा है, और यहाँ पे सप्लाई दे रहा है 6 पोल इंडक्शन मोटर, फुल लोड स्लिप इतना इतना। चलो पहले फिगर बना दें, बिना फिगर के थोड़ा सा यहाँ पे जो होगा,
यहाँ पे डीसी दे के क्या करते हैं भाई, एक्साइट करते हैं ना, प्राइम मूवर से घुमाते हैं। अल्टरनेटर में यही काम चलता है आपका। इसको प्राइम मूवर से घुमाते हैं ना, जो ये आपका होता है प्राइम मूवर से इसको घुमाते हैं। घुमाने की वजह से यहाँ पे जो होता है इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स होती है, जो आपका स्टेटर में जाके लिंक करेगी। यहाँ पे एमएफ विंडोज होगा, यहाँ पे 3 फेज की सप्लाई निकाल लेंगे। ये आपका है अल्टरनेटर। तो यहाँ पे 3 फेज की सप्लाई आ जाती है भाई। यहाँ पे 3 फेज की सप्लाई जब आ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी हो गई। ये सप्लाई ला के हम किसको दे देंगे, इंडक्शन मोटर को दे देंगे। इंडक्शन मोटर तभी तो रन करेगा ना। इंडक्शन मोटर देखो, अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है भाई, ठीक है। यानी ये एम को किस में कन्वर्ट करता है, ई में। यानी एम का मतलब मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे मिलेगी तो इंडक्शन मोटर को दे देंगे। अब इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में। और यहाँ पे हम लोग लोड लगा के अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो अल्टरनेटर में क्या क्या दिया गया है, 750 उसकी स्पीड है और 8 पोल है इसका। तो यहाँ पे अल्टरनेटर में उसकी स्पीड कितनी है, 750 आरपीएम है। और पोल कितना है भाई, 8 पोल आपके यहाँ पे दिया गया है ना। और ये सप्लाई कर रहा है, पावर दिया है इसको 6 इंडक्शन मोटर को। अब यहाँ पे इंडक्शन मोटर में आ जाओ, इसका पोल कितना है भाई, इसका पोल 6 पोल इंडक्शन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बोला ना कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में बन चुका है। तो इंडक्शन मोटर का ये पोल कितना हो भाई, 6 होगा। और फुल लोड स्लिप कितना हो भाई, इसका 3% स्लिप होगा। और फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर, फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर यानी एनआर की स्पीड आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हमें कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पे जो अल्टरनेटर है, यहाँ से हम पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे कि जो ये आपकी सप्लाई लाइन फीड हो रही है इस इंडक्शन मोटर को जाके स्टेटर की फ्रीक्वेंसी कितना हो रही है ना। तो यहाँ पे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो अल्टरनेटर से हम क्या निकालेंगे भाई, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो चलो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। पहले फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें NS × P/120 यही फार्मूला होता है हमारे पास। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। NS कितना है आपका यहाँ पे, NS कितना है भाई, इसका 750 आरपीएम है। और नंबर ऑफ पोल कितना है इसका, 8 पोल है। और 120 रख लो यहाँ पे। तो इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी आएगा आपका 50 हर्ट्ज। तो आई थिंक जस्ट 1 सेकेंड, वेट फॉर 1 सेकेंड। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज तो निकल के आ गई ना। देखो यहाँ पे अल्टरनेटर कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहा है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई भाई। अब ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंडक्शन मोटर के स्टेटर की भी फ्रीक्वेंसी 50 ही हर्ट्ज होगी। अब यहाँ पे हमें इसे एनआर की स्पीड बताना था। तो हमने अभी जस्ट पीछे ही बताया था कि एनआर की अगर स्पीड निकालना होगा तो एनआर निकालने के लिए हमें NS -1 स्लिप करना होता है। हमें अब रोटर की स्पीड लेकर आना है। तो हमें क्या होगा, स्लिप हमें है, स्लिप चाहिए। तो स्लिप कितना है भाई, स्लिप हमारे पास 3% है। तो स्लिप 1 - 0.03 स्लिप रख लो। और यहाँ पे NS रख लो। NS आपको निकालना पड़ेगा ना, तभी तो एनआर की स्पीड आप निकाल पाओगे। तो NS निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NS निकालने के लिए हमें 120 F/P रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 120 रख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना आ गया भाई, ये अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आया हुआ है, इसी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ला के रखना है। इस चीज़ को ध्यान दो, ठीक ना। अपने मन से 50 मत रख देना, ये गलती मत करना भाई, ठीक है। ये नहीं कि अपने मन से ही 50 रख दें यहाँ पे। ये आपकी अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही ला के रखेंगे ना। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 40 होगी तो हम 40 रखेंगे ना। इस चीज़ को थोड़ा दिमाग खोल के यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियाँ, मैक्सिमम लोग गलतियाँ करते हैं ये चीज़, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वही फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे NS के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखना है। अपने मन से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 मत रखिएगा ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ क्योंकि गलती होती है, सबसे अच्छे लोगों से भी गलती होती है। तो 120 फ्रीक्वेंसी कितना रखना है हमें, 85 रखना है, यही फ्रीक्वेंसी। और नंबर ऑफ पोल किसका रखना है भाई, ये इंडक्शन मोटर का रखना है ना। तो 750 आरपीएम अल्टरनेटर का था, 8 पोल इसका था ना। और इंडक्शन मोटर का देखो 6 पोल है और स्लिप इसका अलग है।
तो जिसका जो पोल है वो रखिएगा ना, ये नहीं कि यहाँ पे पोल 8 पोल रख लेना। बहुत लोग ऐसा गलती करते हैं भाई, इस चीज़ को 8 पोल रख लेते हैं, हालांकि देखो 2 पोल यहाँ पे दिया गया, तो बहुत लोग गलती करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अल्टरनेटर में जितनी भी क्वांटिटी दी गई है ना, उसका यूज़ करके हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी का यूज़ हम ये इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ करेंगे ना। और जो पोल है आपका कितना है, 6 पोल है, तो 6 पोल यहाँ पे रख लो और 1 माइनस 0.03 कर लेना। अब यहाँ से एनआर की स्पीड निकालोगे तो ये 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, यानी ये 1000 हो जाएगा। और ये कितना होगा, अगर ऊपर यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा 1000, 1 माइनस 0.03। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये होगा 970 आरपीएम, यानी आपका जो कहाँ गया आंसर 970 आरपीएम, यानी बी वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ना। तो आई थिंक इसी चीज़ को मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था। तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझिएगा, काफ़ी लोग इसमें गलती करते हैं। तो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज क्वेश्चन इतना ही रखते हैं। वैसे भी आपका इंडक्शन मोटर में समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हर जगह आपका न्यूमेरिकल होगा और हर जगह चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ को ध्यान देखिएगा ना, इसीलिए मैं यहाँ को आपको सेपरेट यहाँ पे करके बताया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये अल्टरनेटर का फिगर था, ये आपका इंडक्शन मोटर था, इसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे यूज़ करना था ना। ऐसा नहीं कि अपने मन से, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे अगर मान लो कुछ वैल्यू चेंज हो जाए तो फ्रीक्वेंसी मान लो 40 हर्ट्ज आएगी, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं अपने मन से ही इसको 50 हर्ट्ज रख लेते हैं, एक आदत बन गई है ना, एक हैबिट हो गई है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे बार बार आपको सजेशन दूंगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा ना। तो ये 2 क्वेश्चन, अभी मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिस्ट दिया है और ये भी क्वेश्चन आपको बोला कि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका मेन ही एग्ज़ाम में बन चुका है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो आपको ये क्वेश्चन देखिएगा, सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए, और आपको सॉल्यूशन ऐसा ही करना है, थोड़ा सा भी यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना ना। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।